Hi everyone, how are you all? I hope that you all are happy and safe at your place. आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें हम नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली उसमें देखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा। नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि फ्रीडम स्ट्रगल, हम कैसे गुलामी से आज़ादी की तरफ को गए, उसे नेशनलिस्ट मूवमेंट बोलेंगे। तो जो महात्मा गांधी हैं उनका क्या रोल रहा पूरे चैप्टर में, हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी मूवमेंट्स करी थी और उसका क्या क्या रिजल्ट निकला। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये बताया गया है आपको कि बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी नेशन है उसे आज़ादी मिली, उसमें एक पर्सन का सबसे बड़ा रोल जो है होता है। ठीक है, इसलिए आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो इंसान है उनका कितना बड़ा रोल रहा। जैसे इटली के अंदर गरीबाल्दी, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का सबसे बड़ा रोल था। वियतनाम को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उस इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में हो ची मिन का बहुत बड़ा रोल था। उसी तरीके से अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो महात्मा गांधी को बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट में था। ठीक है, और इनका जो पीरियड है जिसमें इन्होंने इंडिया के लिए काम किया, दैट इज 1915 टू 1948। ये आपको याद हो जाएगा आने वाले चैप्टर में कि कैसे। ठीक है, तो अभी ये चीज आपको एक और फैक्ट दे रखा है कि हम सभी हिस्ट्री से बनते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी, हो ची मिन, जॉर्ज वॉशिंगटन या गरीबाल्दी, ये सारे वो लोग हैं जिनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हिस्ट्री का पड़ता ही है। हमें पता है कि हमारी कंट्री में ये सब कुछ हुआ था, तो जाके हमारी कंट्री की ग्रोथ ऐसे चल रही है एटसेट्रा। तो हिस्ट्री का सभी के ऊपर असर पड़ता है। पर कई ऐसे लोग होते हैं जो हिस्ट्री को बनाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पीपल हु हैव मेड हिस्ट्री। ठीक है, हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तो अभी हम नंबर 1 टॉपिक पे जा रहे हैं, अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये है शुरुआत गांधी जी के जो टाइम पीरियड है 1915, ये आपको दिखाया था, है ना। तो अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, इसका क्या मतलब है। महात्मा गांधी जो है पूरे इंडिया में घूम के आते हैं, ठीक है, और उन्हें रियलाइज होता है कि बहुत ज़रूरत है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो सबसे मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक को अलग अलग सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको जब भी कोई लॉन्ग आंसर लिखना पड़े या फिर आपको रिकलेक्ट करना पड़े कि इसके अंदर क्या क्या था, तो आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉइंट में कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ रहे हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो होता क्या है, वो 20 साल के लिए साउथ अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, और फिर वो 20 साल बाद जनवरी 1915 के अंदर, याद रखेंगे 1915 साल है जब महात्मा गांधी अपनी स्टडीज कंप्लीट करके साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आते हैं। तो जनवरी से शुरुआती महीना और 1915 वो इंडिया में आ गए हैं, सोच लो। ठीक है, अभी हम ऐसा करेंगे कि हम सोचेंगे कि अभी वही समय चल रहा है, तो आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। आप समझो कि अभी जनवरी 1915 चल रहा है और महात्मा गांधी अपनी स्टडी करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और चंद्रन देव नेसन नाम के एक इंसान है, वो क्या कह रहे हैं कि चंद्रन देव नेसन ने बताया कि साउथ अफ्रीका इज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। देखिए, उनके जो मेन नाम है उसमें महात्मा नहीं है। ठीक है, उन्हें टाइटल दिया गया था महात्मा। क्यों महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल। ठीक है, जो बहुत
जैसे बहुत अच्छा इंसान हो, ठीक है, महात्मा, तो उन्हें ये टाइटल दिया गया था। तो चंद्रन देवनेसन एक हमारे हिस्टोरियन हैं, वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ही जो महात्मा गांधी हैं, जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनकी पर्सनालिटी में एक महात्मा डेवलप हो गया था साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करे थे। तो उन्होंने मेजरली दो चीजों के ऊपर काम किया, अलग अलग रिलीजन्स को हार्मनी में लेके आने का, ठीक है, दोनों तीनों जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें प्यार बढ़ाने का, हार्मनी, और जो कास्ट डिफरेंसेस हैं कि ये वाली कास्ट सबसे ऊपर, ये वाली कास्ट सबसे नीचे होती है, तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, उसे इम्प्रूव करने का, उसे खत्म करने का काम किया उन्होंने, ठीक है। तो ये चंद्रन देवनेसन एक हिस्टोरियन है जो कि कहते हैं कि महात्मा गांधी महात्मा कब बने थे? साउथ अफ्रीका के अंदर ही। उनके अंदर जैसे होता है ना कि कोई इंसान के अंदर वो जो क्वालिटीज है वो शुरू हो गई है आनी, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला ऐसा। तो याद रखेंगे कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे अप्रैल 1893 में, ठीक है, अप्रैल 1893 में। वापस आते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। और जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो क्या है, इंडिया में आ रहे हैं, आपको पता है। ये चीज तो हमें पता है कि तब भी जब महात्मा गांधी इंडिया से गए और जब वो आए, दोनों टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल था इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो सिमिलैरिटी है दोनों समय की कि अभी कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, वही सब कुछ चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस की एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। पर एक डिफरेंस आ गया जब वो गए थे और अब जब वो आए हैं, तो इस समय में एक डिफरेंस आया है। क्या है कि जनवरी 1915 में जब वो इंडिया में आए तो उन्हें ये चीज महसूस हुई कि जो इंडिया है अब वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है। पॉलिटिकली एक्टिव का दो मेजर रीजंस हैं। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, या फिर आप कांग्रेस बोल सकते हो या आईएनसी बोल सकते हो, और आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो पार्टी है जो कि तब से शुरू हो रखी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस से भी पहले की शुरू हो रखी है, तो उसने अपनी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में अपनी एस्टैब्लिश कर ली हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा लोग जुड़ने लग गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज है, एक स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट हुई थी 1905 टू 1907। आपको याद रखना ये जो डेट है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से भी इंडिया काफी पॉलिटिकली एक्टिव हो गया था। ये बात हुई कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए हैं। अब हम आगे स्वदेशी मूवमेंट को और पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअल में है क्या? अब देखिए, इसमें स्वदेशी मूवमेंट के 3 मेजर लीडर्स थे, ठीक है। कौन कौन थे? लाल बाल पाल, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, लाल बाल पाल। अब ये जो है एक तरह से एब्रीविएशन है, ठीक है। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, जो कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे। बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक। पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। आराम से एक बार आप इसे पढ़ो, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक। मतलब बाल से हम क्या, किस लीडर का नाम है? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। तो अब ये याद रखेंगे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है वो 3 लीडर्स उसके थे मेजरली, और उन 3 लीडर्स को हम ऐसे इकट्ठा बोलते थे लाल बाल पाल, ओके। अब जो लाला लाजपत राय हैं वो पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, ठीक है। अब और ये जो बिपिन चंद्र पाल हैं उनका जो बर्थ प्लेस है वो बंगाल था, ठीक है। लाला लाजपत राय है, ये राज नहीं है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि बहुत दूर दूर वाली स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब काफी इंडिया जो है वो जुड़ रखा है, एक लीडर कहीं स्टेट से, दूसरे लीडर कहीं से। तो इसलिए कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट हैड एन ऑल इंडिया करेक्टर,
मतलब पूरा इंडिया जुड़ के इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था। और ये मेजरली क्या था कि इन लीडर्स का मेन था कि दे वर सपोर्टर्स ऑफ मिलिटेंट ओपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके लाल बाल पाल है, इनकी आइडियोलॉजी थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे हरा देंगे, थ्रू मिलिटेंट ओपोजिशन, मतलब वायलेंस से। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 07 में हुई थी और ये मिडिल क्लास तक इसने अपनी अपील पहुंचाई थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपने देख लिया ये जो लीडर्स हैं दे वर इन फेवर ऑफ मिलिटेंट ऑपोजिशन, मतलब वायलेंस करने वाले। ठीक है, अब इन्हें बोलेंगे रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल का क्या मतलब होता है, जो एकदम से चेंज चाहते हैं। अब इनके ऑपोजिट लीडर्स होते हैं मॉडरेट्स, जो कि ऐसे सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा वायलेंस करके कोई फायदा नहीं होगा, बट वी नीड मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, मतलब धीरे धीरे बातचीत करके बात को सुलझाया जा सकता है, वायलेंस की कोई जरूरत नहीं होती, इनका सोचना ही है। तो मॉडरेट का क्या मतलब होता है, जो एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीम कौन होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, जो कि वायलेंस में बिलीव रखते हैं। तो मॉडरेट्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक स्वदेशी मूवमेंट और एक मोहनदास करमचंद गांधी वाला पॉइंट। अब हम मॉडरेट्स को पढ़ रहे हैं। तो मॉडरेट्स का मैंने आपको बताया, दे बिलीव इन मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच। इनको कौन से लीडर्स इनके अंडर आते थे, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर थे। ठीक है, मतलब कि जैसे सलाह देते थे पॉलिटिकली। इन्होंने ही महात्मा गांधी को कहा था 1 साल पूरे इंडिया में ट्रैवल करके आइए। ठीक है, तो ये 1915 में आए, तो इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि आपको इंडिया में ट्रैवल करके आना चाहिए और आपको लोगों से मिलके आपको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो इसीलिए वो जो गांधी जी हैं वो गए भी थे। ठीक है, दूसरे मॉडरेट का एग्जाम्पल है मोहम्मद अली जिन्ना। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, जो कि पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे जिनकी आइडियोलॉजी किसकी थी, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पार्ट थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो ये भी महात्मा गांधी, जहां पे भी एमजी दिखेगा तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जैसे ही ये एक गुजरात के लॉयर थे। ठीक है, मतलब गुजरात इनका बर्थ प्लेस था और ये भी लंदन में जाके इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी, जैसे महात्मा गांधी ने करी थी। तो इतना क्लियर हो गया, मॉडरेट्स के दो एग्जाम्पल हैं। अभी हमने जो आपका मेन टॉपिक है, हमने क्या पढ़ा उस मेन टॉपिक में कि अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने डेक्लेरेशन करी कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, मैं लोगों को साथ लेकर जाना चाहता हूं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब ये हुआ कब, अब 1 साल तो आपको पता है कि महात्मा गांधी इंडिया में देख के आए सब कुछ। अब क्या होता है, अगले साल फेब्रुवरी के अंदर 1916 के अंदर, ठीक है, फेब्रुवरी 1916 के अंदर भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब BHU, ये आज भी एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में। तो इसकी ओपनिंग होती है, जैसे हम जाते हैं ना किसी भी शॉप की ओपनिंग हो रही है या घर की ओपनिंग, तो ऐसे ही महात्मा गांधी को BHU की ओपनिंग में इनवाइट किया गया। ठीक है, तो अब BHU की ये खासियत थी कि ये एक ऐसी नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसमें पैसा भी इंडियंस का था और ये इनिशिएटिव भी इंडियंस का था, मतलब ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था। तो ये BHU क्या है, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस है वैसे ही BHU भी फेमस है। अब BHU के अंदर किस किस को बुलाया गया था, ठीक है, कि आप यहाँ पे ओपनिंग के लिए आए। प्रिंस थे उस टाइम पे, आपको पता है कि इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब राजा भी बहुत सारे होते थे। ठीक है, वो राजा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते थे। ठीक है, तो प्रिंस आए थे, फिलैंथ्रोपिस्ट आए थे और कई लीडर्स भी आए थे, जैसे एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट आए थे और महात्मा गांधी भी आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी को मेजरली इसलिए बुलाया था क्योंकि
उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो भी काम किया उसकी वजह से। अभी इंडिया में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिग्निफिकेंट कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये महात्मा गांधी की फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहां पे महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये दिस वाज द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। अब महात्मा गांधी को क्या है, बुलाया जाता है टू से अ फ्यू वर्ड्स, है ना। तो माइक दिख रहा है आपको, अब देखो, अब इमेजिन करो कि आपके सामने महात्मा गांधी खड़े हैं और आपको वो क्या बता रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी ऑडियंस क्या है, इंडियन एलीट्स है, मतलब बहुत रिच लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग आए हैं जो कि बहुत रिच हैं, एलीट फैमिलीज के हैं, मतलब बहुत ऊंची फैमिली के हैं, एंड दे हैव अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर, ठीक है। हमें जो पुअर लोग हैं उनके बारे में कुछ हम सोचते नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप सभी प्रेजेंट हैं, बट मैनी मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस। तो महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम सभी यहाँ पे एक नेशनलिस्ट कॉज की वजह से असेंबल हुए हैं कि हमारी एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी स्थापन की जा रही है, पर यहाँ पे कोई भी पुअर इंडियन नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं आर सेल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू फार्मर्स। तो आपको पता होगा कि 85% उससे भी ज्यादा फार्मर्स हुआ करते थे कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज कर रखा था। तो जब 85% लोग ही हमारे साथ नहीं होंगे तो कैसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकेंगे, ठीक है। नीदर द लॉयर्स नॉट द डॉक्टर्स नॉट द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। मतलब सैल्वेशन का क्या मतलब है, फ्रीडम, ठीक है। मतलब सिर्फ लॉयर्स या डॉक्टर्स या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स, जो कि बहुत कम परसेंटेज है हमारी इंडियन पॉपुलेशन की, वो सैल्वेशन, वो फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अगला पॉइंट बनेगा 2 लेवल्स ऑफ महात्मा गांधीज स्पीच। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये स्पीच दी गई उसके 2 लेवल हैं समझने के। आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनलिज्म वाज एन एलीट फिनोमिना, मतलब कोई भी पुअर पर्सन जो है वो नेशनलिज्म के तरफ को भी गया नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये चीज बताई कि हमारे साथ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है। उसके बाद अगर हम और डीपली समझें तो ये एक फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट थी महात्मा गांधी's own desire to make Indian nationalism properly representative। मतलब कि महात्मा गांधी ने ये चीज कही थी कि ये मेरी इच्छा है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है, मतलब इंडिया के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो सिर्फ कुछ लोगों के मन में नहीं, सभी लोगों के मन में होगा तो जाके हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद F पॉइंट होगा महात्मा गांधी प्रीसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस। प्रीसेप्ट का क्या मतलब होता है, जो सोच होती है, जो हमने कहीं पे बोला होता है पर अभी किया नहीं, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, अब ही विल डू समथिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि एनुअल कांग्रेस का एक सेशन होगा, ठीक है। कांग्रेस का एक सेशन होगा कहाँ पे, लाहौर में। अब लाहौर चेक कर लेंगे एक बारी बुक में, ठीक है, कि लाहौर ही है। और कब होता है, दिसंबर 1916 में। अब दिसंबर 1916 में आप एक बार ये इमेजिन करो कि नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सारे लीडर्स बैठे हैं, एक सेशन चल रहा है। अब महात्मा गांधी आपके सामने बैठे हैं, आप इमेजिन करो, उनके पास एक पेजेंट आता है, मतलब एक फार्मर आता है, बहुत पुअर, ठीक है। वो कहाँ से आया है, चंपारण से। चंपारण एक जगह है बिहार में, ठीक है। तो अभी दिसंबर 1916 चल रहा है, मतलब 1916 खत्म होने वाला है। फरवरी 1916 में महात्मा गांधी ने स्पीच दी। अब सभी को पता चला होगा कि भाई महात्मा गांधी तो मतलब एक तरह से सभी को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। तो अब दिसंबर में क्या हुआ, उनका सेशन चल रहा था, आपके सामने महात्मा गांधी बैठे हैं और उनके पास एक पेजेंट आता है, कहाँ से आया, चंपारण से। बड़ा दुखी है पेजेंट, क्या कह रहा है कि
We are very sad because of the harsh treatment by the British indigo planters. तो ब्रिटिश के जो इंडिगो प्लांटर्स है, इंडिगो का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मतलब प्लांट होता है जिससे डाई बनती है, ठीक है, ब्लू कलर में कुछ। तो अभी बहुत परेशान है, तो वो कह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी हमारे चंपारण में चलो एंड प्लीज सॉल्व आवर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये जो पेजेंट है ना, ये बहुत मतलब करेज वाला इंसान था, जो कि नेशनलिज्म के अंदर मतलब जिसका नाम काफी ऊंचा है, ठीक है, क्योंकि इनके एफर्ट की वजह से चंपारण के लोगों की प्रॉब्लम जो है सामने आई, ठीक है। तो अब हम अगले मेजर टॉपिक पे चल रहे हैं, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। अभी आपने देख लिया चंपारण में इनविटेशन मिला है कि हमारी प्रॉब्लम को देखो प्लीज। अभी क्या होगा, दिसंबर चल रहा था, अभी दिसंबर 1916, तो अभी अगले ही साल मतलब अभी खत्म ही हो गया साल ये वाला। तो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और ये चंपारण में जाने के दो ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या, पेजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब देखो हो क्या रहा था वहां पे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जमीन लोगों के पास हुआ नहीं करती थी, जो पुअर लोग हैं, तो उन्हें क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कुछ जमीन देती थी, ठीक है, उन्हें कहती थी इसके ऊपर उगाओ जो भी करना है, ठीक है, और जो भी नहीं, इंडिगो ही उगानी है आपको, ठीक है। इंडिगो एक प्लांट है जिससे डाई बनती है, कलर आता है कपड़ों के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपको मान लो जमीन दी है ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, और आपको कहा है इसके ऊपर इंडिगो उगाओ, और 70 to 80% कुछ ऐसे करके परसेंटेज हमें दे देना, बाकी खुद रख लेना, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अभी वहां पे ये प्रॉब्लम थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, मान लो वो जो आपकी क्रॉप है वो खराब हो गई, कुछ हो गया, ठीक है, तो अब उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है, कि आपको अगर कोई दिक्कत हो गई है तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो एक डिमांड तो थी पेजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, तो जो पेजेंट है उनका ये जो रेंट देना पड़ता है उन्हें, कि इतनी क्रॉप देनी है, ठीक है, उसके अंदर सिक्योरिटी हो, ठीक है। पेजेंट के साथ जो मतलब कुछ गलत हो गया, मान लो ड्रॉट आ गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, और फ्रीडम टू कल्टीवेट एनी क्रॉप। अब उन्होंने तो कहा कि इंडिगो उगानी है, और इंडिगो में क्या होता था, पेजेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो अभी महात्मा गांधी ने सेकंड डिमांड उठाई थी कि दूसरी क्रॉप्स हमारी मर्जी होगी, हम जो मर्जी उगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार आपको कह रही कि इंडिगो ही उगाओगे और कुछ नहीं उगाना, ठीक है। तो पहली बात ये होगी। अब सेकंड पॉइंट आप बनाओगी 1918 इन गुजरात, ठीक है। अभी आपने देख लिया सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था, चंपारण में किया था, ठीक है। अब उसके बाद वो जाएंगे गुजरात में, 1917 तो ये हो गया चंपारण, 18 में गुजरात में जाएंगे, दो जगह पे जाएंगे, एक अहमदाबाद दूसरा खेड़ा, ठीक है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, CAK, सबसे पहले चंपारण में, उसके बाद अहमदाबाद में, देन और खेड़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है कैसे महात्मा गांधी ने क्या क्या किया। तो अहमदाबाद में क्या था, क्यों सत्याग्रह हुआ, फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस ऑफ टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, ठीक है, जो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं वर्कर, उनके लिए बेटर कंडीशंस होनी चाहिए, अहमदाबाद में ये था, ठीक है। खेड़ा में क्या था, आस्किंग स्टेट फॉर रेमिशन ऑफ टैक्सेस बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ हार्वेस्ट। तो वही बात है कि मतलब अब कटाई नहीं हुई है उतनी क्रॉप की, और अभी टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेमिशन मतलब कि अभी या तो कम कर दो या ना लो, ठीक है। तो खेड़ा में ये सब कुछ हो रहा था। अहमदाबाद में क्या है, कपड़ा वाली जो फैक्ट्री है उसमें बेटर वर्किंग कंडीशन, खेड़ा में क्या है, रिमिशन ऑफ टैक्सेस चाहिए वहां पे, क्योंकि हार्वेस्ट जो क्रॉप है वो निकल कर इतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, इसलिए पेजेंट काफी परेशान थे। अब इन सारी चीजों की वजह से चंपारण के अंदर जो सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा के अंदर, इसकी वजह से महात्मा गांधी को एक नेशनलिस्ट बोला गया, ठीक है। कि अब महात्मा गांधी तो एक ऐसे इंसान है जो सभी की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखो, हमने 15 की बात करी, वो आए
16। अभी आप ये देखोगे ना, मैंने अपनी बुक्स में कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है, डेट्स को लर्न करने के लिए। तो बाकी की डेट्स आप खुद ही करोगे कि उनका बर्थ कब हुआ वो जानना जरूरत नहीं है, ठीक है। अप्रैल 1893 के अंदर वो अफ्रीका में गए थे, वापस आए 1915 जनवरी के अंदर। स्पीच देते हैं अगले साल फरवरी में। चंपारण में जाते हैं, ठीक है। चंपारण का पेजेंट आता है पहले तो उसी साल में दिसंबर में। अगले साल चंपारण में जा रहे हैं और फिर गुजरात में 2 जगहों पे 18 में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रोलट एक्ट होता है, ठीक है, 1919, एक ही साल बाद, ठीक है। और फिर क्या होता है, देयर इज ब्लडी क्लाइमेक्स इन अमृतसर 13 अप्रैल 1919। ये क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। अभी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, ये दोनों चीजें। तो आप ऐसे अपनी बुक में बना सकते हो, ठीक है, एरो डाल डाल के, ताकि आपको याद रहे। सारी डेट्स आप एक पेज पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करेंगे रोलट एक्ट, ठीक है, 1919। अभी आपको ये बात समझनी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, है ना, 1914 टू 1918, ये जो टाइम पीरियड था, अभी इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। ब्रिटिश ने क्या कर दिया था इंडिया के अंदर, देयर वाज सेंसरशिप ऑन प्रेस। अभी सेंसरशिप ऑन प्रेस का क्या मतलब है, प्रेस यहाँ पे मतलब जो मीडिया है हमारी, जो न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो मीडिया तो इतना प्रोमिनेंट होता ही नहीं था उस समय में, तो न्यूज़पेपर बेसिकली की बात की जा रही है। न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखा जाएगा वो पहले ब्रिटिश जो है अप्रूव करेगा, ठीक है। और मतलब जो चीज नहीं लिखनी मतलब नहीं लिखनी। तो देयर वाज सेंसरशिप ऑन प्रेस, एक तरह से बैन, ठीक है। एक तरह से जो गवर्नमेंट है वो देख रही है कि कुछ हमारे खिलाफ सर्कुलेट ना हो इंडिया में। दूसरी चीज थी डिटेंशन विदाउट ट्रायल, मतलब आपको पकड़ लिया है, ठीक है, ब्रिटिश के ऑफिसर्स ने, किसी ने, और आपको कोर्ट के सामने लाया नहीं जाएगा कि आपकी क्या गलती है, आपको बस अरेस्ट कर लिया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दो चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चल रही थी, ठीक है। चलो, इंडियंस ने सहा जो हो रहा था, ठीक है। अभी क्या हुआ 1919 में, अभी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म होगी। अब एक कमिटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन सर सिडनी रॉलेट थे, इन्होंने कहा कि इसे कंटिन्यू रखो, ये जो आपकी दो चीजें हैं इन्हें कंटिन्यू रखो। तो इसे रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 बोला गया कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गई है, फिर भी हमें क्या है, एक तरह से फ्रीडम उतनी नहीं मिल रही, हमें ऐसे ही अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं ये, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में कुछ अपने खिलाफ नहीं लिखने देते, ठीक है। तो एक कमिटी ने ऐसा कहा कि कंटिन्यू दिस प्रोविजन, ठीक है, जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगाया करते थे। इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, इसी की वजह से इसे रॉलेट एक्ट बोला गया, ठीक है। अब क्या होता है, देयर इज कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, ठीक है। ज्यादातर नॉर्थ एंड द वेस्टर्न इंडिया में होता था। अभी देखो, पहले तो क्या था, पाकिस्तान हमारा इंडिया ही था, है ना। तो अभी नॉर्थ पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हुआ करता था, जो भी, ठीक है, जो भी हो रहा है नेशनलिस्ट व्यू से। ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया थोड़ा सा आइसोलेटेड था, ठीक है, इन सारी चीजों में। तो अभी क्या हुआ कि कंट्री वाइड कैंपेन में चल क्या रहा था, देयर वाज शटडाउन। लोग क्या कर रहे थे, अपनी दुकानें बंद रख रहे थे, स्कूल्स में टीचर्स नहीं जा रहे थे इंडिया के, और स्टूडेंट्स भी नहीं जाते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ कॉज, ठीक है। तो इसे बंद कॉल बोला जाता था, जैसे सब कुछ बंद रहेगा, ठीक है, तो बंद कॉल बोला जाता था। पंजाब के अंदर ये सबसे ज्यादा चल रहा था, ठीक है। अभी पंजाब सिर्फ हमारा यहाँ पे इंडिया वाला पंजाब नहीं, जो यहाँ पे भी आता था पाकिस्तान वाला, तो सारे को बोलेंगे, ठीक है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा चल रहा था। तो अभी क्या हो रहा था कि गांधी जी और कांग्रेस के कुछ लीडर्स पंजाब में जा रहे थे, उन्हें बीच में ही अरेस्ट कर लिया, ठीक है, रास्ते के बीच में। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो कैंपेन चल रहे हैं, इसकी वजह से अब क्या होगा, बहुत बुरा मतलब इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री का, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग एक तरह से पब्लिक स्पेस है, ठीक है। मैसेकर का मतलब है बहुत ज्यादा लोगों को क्रूएलिटी से मार देना, ठीक है, इकट्ठे। तो अभी 1919 की बात चल रही है, तो अप्रैल 1919 के अंदर क्या होता है कि
कुछ पंजाब के लोग जो हैं इसी कॉज की वजह से इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे जिन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड ट्रूप्स। तो ये जो जनरल डायर नाम से इनका व्यक्ति का नाम था, पर बुक में नहीं दिया तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे, ही ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन अ नेशनलिस्ट मीटिंग इन जलियांवाला बाग। तो अभी ओपन फायर हो गया, ठीक है। तो इसमें 400 से ज़्यादा लोगों की जो है मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। अभी इसे बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो अभी उसके बाद 5th पॉइंट जो आप बनाओगे दैट इज नॉन कॉपरेशन, ठीक है, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे चल रहा था ये सब कुछ, वैसे ही सब कुछ है। तो महात्मा गांधी की डेफिनेशन क्या थी नॉन कॉपरेशन की? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही है, अब शुरू हो रही है। रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिनंसिएशन मतलब आप छोड़ रहे हो उस चीज को। ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन, कि जहाँ पे हम अपनी मर्जी से जुड़ते हैं ना ब्रिटिश सरकार के साथ, वहां पे हम नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे टैक्सेस नहीं भरेंगे, स्कूल्स में नहीं जाएंगे, कॉलेजेस में भी नहीं जाएंगे, लो कोर्ट्स में जो आपके लॉयर्स वगैरह इंडियन लॉयर्स वो भी नहीं जाएंगे। तो एंड पॉइंट जो है इस मेकिंग एंड द अनमेकिंग नॉन कॉपरेशन का, कि जैसे आपकी नॉन कॉपरेशन है उसमें महात्मा गांधी ने क्या सोचा था कि हम खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मूवमेंट है वो काफी ब्रॉडन हो जाएगी। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन के अंडर, इसके अंडर अभी हमने चंपारण के बारे में पढ़ा, गुजरात के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, नॉन कॉपरेशन या फिर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है। तो मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। अब महात्मा गांधी क्या करने वाले हैं, इस मूवमेंट को पॉपुलर करेंगे। कैसे? वो एसोसिएट करेंगे नॉन कॉपरेशन को विद खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट हुई थी 1919 टू 1920। अभी इसका आप मतलब समझिए कि क्या हुआ है। आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो मेजरली जो मूवमेंट थी वो मुस्लिम्स की थी, ठीक है। हम समझेंगे क्यों थी। तो महात्मा गांधी का मेजर एम था कि हम हिंदूज और मुस्लिम्स इकट्ठे मिलकर, ठीक है, इस कॉलोनियल रूल को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा था, ये जो खिलाफत मूवमेंट थी इट वाज टू रिस्टोर द कैलिफेट, ठीक है। कैलिफेट का क्या मतलब है? इट इज अ सिंबल ऑफ पान इस्लामिज्म। इसका मतलब है, जैसे कैलिफेट क्या होते हैं, खलीफा जो होते हैं मुस्लिम्स के, वो जैसे उनके लीडर, ठीक है, या फिर सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद बोल सकते हो आप। तो जो खलीफा हैं उनका कंट्रोल जो है वो बहुत सारी चीजों पे हटा दिया गया, ठीक है। अबॉलिश्ड बाय टर्किश रूलर केमल अतातुर्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि जो खलीफा है उनकी बहुत सारी पावर्स को काफी कम कर दिया। तो इसी के खिलाफ जो है मुस्लिम्स की एक मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट। अब इनके लीडर्स कौन थे? इंडियन मुस्लिम्स थे, लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। इन दोनों ने जो है ये मूवमेंट शुरू करी थी, ये लीडर्स थे। अभी डिमांड क्या है खिलाफत मूवमेंट की, कि जो जजीरत उल अरब है जिसके अंडर सीरिया, इराक, पैलेस्टीन और अरेबिया, सिपा से याद रख सकते हो, एस फॉर सीरिया, आई फॉर इराक, पी फॉर पैलेस्टीन, ए फॉर अरेबिया, ये जो आपकी कंट्रीज हैं वो कैलिफ के अंडर आनी चाहिए। तो मतलब जजीरत उल अरब जो है खलीफा को दे देना चाहिए, ठीक है। एंड रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, जो मतलब पहले थी। तो इसका क्या मतलब है कि जो मुस्लिम के जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, ओटोमन एम्पायर के अंडर जो आते थे, अभी मुस्लिम्स का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कैलिफ का कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड डिमांड थी खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी टू डिफेंड इस्लामिक फेथ। मतलब जैसे कोई भी रिलीजन है, आपको पता ही है, अगर उसके पास लैंड नहीं है ना,
उसके अंडर कोई जमीन ही नहीं है, तो उसका क्या है कि एक तरह से बेस कम होने लगता है। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है वो क्या कह रही थी कि हमें सफिशिएंट टेरिटरी चाहिए जो सीरिया, इराक, पैलेस्टीन और अरेबिया है, ताकि हम अपने इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सकें। तो ये था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये वैसे बॉक्स में दे रखा है, सब कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे महात्मा गांधी, ताकि एक बड़ा नेशनलिस्ट कॉज बन सके। ठीक है, अभी हम प्रोटेस्ट के बारे में देखते हैं कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था नॉन कॉपरेशन के। टोटल में 396 स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में। ठीक है, 396 स्ट्राइक्स हुई थी, जिसमें स्ट्राइक का मतलब क्या है, जहां पे वर्कर काम करना बंद कर दें कि हम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, तो उसी तरीके से 6 लाख वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे थे, और टोटल लॉस हुआ था 7 मिलियन वर्क डेज का, मतलब 70 लाख दिन टोटल। ठीक है, इन सारे वर्कर्स ने जितने भी मान लो मिस करे दिन, काम करा नहीं, ठीक है, इन सभी के दिन उनको प्लस कर करके तो 70 लाख दिनों का जो आउटपुट होना था, ठीक है, वो खत्म हो गया। सो देयर वाज लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज। ठीक है, तो अभी और भी मूवमेंट्स हो रही थी इसके अंदर, जैसे कि नॉर्दर्न आंध्रा के अंदर क्या हो रहा था, ट्राइब्स जो रहते थे वहां के, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को एक तरह से तोड़ना शुरू करा। इसका क्या मतलब है कि जैसे ट्राइब्स पहले आराम से फॉरेस्ट में घूमते थे अपनी कैटल को ग्रेज कराने, कुछ भी वहां से लेना है, पर अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी बहुत सारी कि ट्राइब घुस नहीं सकती इस एरिया में। तो अभी उन्होंने क्या करा कि वो अंदर जाना शुरू कर दिया, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद अवध में फार्मर्स डिडंट पे टैक्सेस। ठीक है, अवध के अंदर उन्होंने टैक्स नहीं भरे। कुमाऊं के अंदर पेजेंट रिफ्यूज टू कैरी लोड्स, मतलब कि ब्रिटिश सरकार की इन फैक्ट्रीज वगैरह में जो भी सामान लेके जाना पड़ता था पेजेंट्स द्वारा, उन्होंने कहा हम लेके नहीं जाएंगे। तो पीपल वर सपोर्टिंग अ लॉट। ठीक है, तो यूनिटी आ गई है हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा। अब हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो शुरू किया था, ठीक है, 1919 में। अभी क्या होता है, अगला पॉइंट है कि विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से महात्मा गांधी को क्या करना पड़ेगा, अब सब कुछ बंद करना पड़ेगा कि नॉन कॉपरेशन सही तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब लोग हिंसा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब नॉन कॉपरेट जो शब्द है, ठीक है, कि आपको बात नहीं माननी इनकी, वो लोगों ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, जो लीडर्स कह रहे हैं उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं। तो अभी क्या हुआ कि लुइस फिशर जो है एक ऑटोबायोग्राफर है, ठीक है, बायोग्राफर है। ऑटोबायोग्राफर का क्या मतलब होता है, जो खुद की बायोग्राफी लिखता है। ठीक है, बट बायोग्राफर मतलब जो किसी और की लाइफ के ऊपर लिखता है। तो लुइस फिशर ने महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर लिखा था, और ये अमेरिका के थे। तो इन्होंने बताया कि नॉन कॉपरेशन के 3 मेजर फीचर्स थे। डिनायल मतलब ना कह देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रिनंसिएशन मतलब उन्हें एक तरह से त्याग करना, अपनी पोस्ट को त्याग देना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे ये जॉब दे रखी थी सरकारी कि मैंने रिजाइन कर दिया, उसे रिनंसिएशन बोलेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन कि जो प्रिंसिपल्स है नॉन कॉपरेशन के, कि नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है, हमें इसके खिलाफ काम करना है, तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि आपकी बुक में एक लाइन दे रखी है, नॉन कॉपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल। अभी नेगेटिव इनफ का क्या मतलब है कि पीसफुल नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव थी पर फिर भी। ठीक है, हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई थी कि हमारा राज बहुत ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियंस इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो अभी इंडियंस को तोड़ने का काम शुरू करेंगे कि हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ शुरू कर देंगे, कि यूनिटी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी और उन्हें क्या करना था, तोड़ना था। तो तोड़ दिया उन्होंने, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, और वगैरह वगैरह चीजें करके। अभी वो चैप्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी फरवरी 1922 के अंदर क्या होगा कि चोरा चोरी एक जगह है बिहार के अंदर, बिहार नहीं, यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, चौरी चोरा,
यूनाइटेड प्रोविंसेस को अगर आप देखोगे यूपी, तो आज का जो यूपी है वो ही यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। तो चोरी चोरा जो है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पेजेंट्स जो हैं पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं, और इसके अंदर कई सारे जो पुलिस स्टेशन के जो आपके जितने भी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी आग लग जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि महात्मा गांधी कॉल ऑफ कर देते हैं नॉन कॉपरेशन को, मतलब अब बंद हो गया नॉन कॉपरेशन। कब? फेब्रवरी 1922। वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फेब्रवरी 1922 के अंदर, क्योंकि चोरा चोरी के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए,